एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। कई बार जब आप बिजनेस कर रहे हैं या काम कर रहे हैं और आपका बुरा समय आता है, आपका धंधा बिल्कुल चौपट हो जाता है और आपको कोई रास्ता नहीं दिखता, तो कभी कभी आप लेते हैं सहारा कुछ सुपर नेचुरल पावर्स का। कुछ ऐसी पावर्स जो आपके चौपट हुए धंधे को दोबारा से बना सकती है, जो आपकी गरीबी को दूर करके आपको अमीरी के रास्ते पर ले जाती हैं। लेकिन क्या ये सब इतनी आसानी से मिल जाता है? मिलता है या नहीं, वो आपको जानने को मिलेगा हमारी आज की इस कहानी में। तो ये शुरू करते हैं इस कहानी को। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास कोई रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो आप हमारी इन दी गई आईडीज पर शेयर कर सकते हैं। जी हाँ, जी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारी इस मेल आईडी पर स्टोरी शेयर कर रहे हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आपकी जो भी स्टोरी हमारे चैनल पर फीचर होगी, उस हर स्टोरी के लिए हम आपको पे करने वाले हैं 500 रुपीज का एक छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। क्योंकि मुझे पता है कि स्टोरीज लिखने में मेहनत करनी पड़ती है, टाइम लगता है आपका, और उसके लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा रिवॉर्ड। अभी शेयर करें अपनी स्टोरीज, ताकि हम उन्हें दुनिया से शेयर कर पाए। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे। सब कुछ शुरू होता है वापी के एक एरिया की एक कॉलोनी से। इस कॉलोनी के अंदर ज्यादातर जो लोग रहते थे वो सभी गुजराती व्यापारी थे। किसी का कपड़ों का व्यापार था, किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स का, किसी का सीमेंट का, किसी का दवाओं का। और सबके धंधे में कुछ ना कुछ चल ही रहा था, सिवाय एक इंसान के जिसका नाम था जितेश मेहता। जितेश मेहता, जिसका धंधा पिछले 4 साल से लगातार लॉस में जा रहा था, और एक शोरूम से अब वो एक छोटी दुकान पर आ चुका था। और उस छोटी दुकान पर भी वो अकेला ही बैठा रहता था, क्योंकि एक कस्टमर भी उसकी दुकान पर नहीं आता था। धंधा बिल्कुल ठप हो गया था। कर्जे के अंदर वो दबा हुआ था। बीवी की बीमारी, बेटी की स्कूल की फीस तक के पैसे नहीं थे उसके पास। बस दुकान पर बैठकर वो उदास मन से आते जाते लोगों को देखते रहता, यही सोचते हुए कि आखिर उसकी किस्मत कब बदलेगी। लेकिन फिर एक दिन आया, सब कुछ बदल गया। और कुछ ही महीनों में जिस दुकान पर एक कस्टमर नहीं आता था, उसमें भीड़ लगने लगी। छोटी दुकान से वापस से जितेश भाई पहुंच गए अपने शोरूम पे। उनके पुराने सारे लोन और कर्जे यूं चुक गए, क्योंकि एक लैंड डिस्प्यूट जो 10 साल से कोर्ट में अटका हुआ था, अचानक से जितेश के पक्ष में आ गया। और उसके कुछ ही दिनों के बाद एक पुरानी, इनकी पूर्वजों की जमीन, जिसे शायद जितेश भूल चुका था, उसे पता भी नहीं था कि उसके पास ये जमीन है, लेकिन उसे पता लगा और वो जमीन करोड़ों में बिक गई। जितेश के अब अच्छे दिन आ चुके थे। हर डील में प्रॉफिट ही प्रॉफिट। और जिस जितेश के पास अभी अपनी बेटी की स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं थे, अब उसकी बेटी शहर के टॉप स्कूल में चली गई। नया शोरूम, नई गाड़ी, नया स्टाफ, सब कुछ। और कॉलोनी के बाकी लोगों का बिजनेस धीरे धीरे गिरने लगा। जहां जितेश का धंधा बढ़ रहा था, उसके आसपास के सभी लोगों का धंधा अब धीरे धीरे डाउन हो रहा था। सभी आसपास के व्यापार वाले जब साथ में बैठा करते, तो यही सोचा करते थे कि पता नहीं एकदम से क्या हुआ है, इसकी किस्मत बदल गई है और हमारी किस्मत पे अंधेरा छाना शुरू हो गया है। हमें तो लगता है किसी ने हमारे ऊपर जादू कर दिया है। पूरी कॉलोनी में अब एक अजीब सी हवा थी। हर कोई चुपके से जितेश की ही बात करता था। एक दिन रोड पे साइकिल पे जाता था, और अब फॉर्च्यूनर लेकर आता है। बिना किसी नए प्रोडक्ट के ये ऐसे कैसे चल गया? लगता है कुछ ना कुछ तो यहाँ अलग चल रहा है। कहीं जितेश ने किसी काले जादू का सहारा तो नहीं लिया? सभी लोग आपस में यही बातें किया करते थे, और सबको शक था कि जितेश ने कोई ना कोई ऐसा रास्ता अपनाया है जिससे उसकी किस्मत बहुत ही कम टाइम में पलट गई है। जहां सब लोग सिर्फ बातें किया करते थे, एक आदमी ने फैसला किया कुछ करने का, और वो आदमी था महेश भाई। महेश भाई एक खड़ूस लेकिन ईमानदार व्यापारी थे। देश के बढ़ते धंधे से सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित हुआ था, तो वो था महेश भाई का टेक्सटाइल का बिजनेस, जो कि ऑलमोस्ट पूरी तरह बंद हो गया था। हर महीने लॉसेस बढ़ते जा रहे थे। उन्होंने डिसाइड किया कि वो ये पता करके रहेंगे कि आखिर जितेश ने ऐसा क्या किया है, क्योंकि इस तरह से धंधे में एकदम से ग्रोथ नहीं होती। महेश भाई ने जितेश भाई के ऊपर
नजर रखना शुरू कर दिया था। उन्हें अच्छे से याद है, वो पूर्णिमा की रात थी। रात के करीबन 1 बजे के आसपास महेश भाई अपने घर की बालकनी में खड़े हुए जितेश के घर की तरफ ही देख रहे थे। वो हर रात उसके घर की निगरानी किया करते थे। जब तक उनको बहुत तेज नींद नहीं आती, तब तक वो बालकनी में घूमते हुए जितेश के घर की निगरानी किया करते थे, क्योंकि पता नहीं क्यों उन्हें ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो जितेश कभी ना कभी रात के टाइम पर करने निकलेगा। और कुछ हुआ भी ऐसा ही। उस पूर्णिमा की रात करीबन 1 बजे उन्होंने देखा कि जितेश अपने घर से अभी-अभी बाहर निकला है। उसके हाथ में जूट का एक थैला था और उस थैले को लेकर वो पैदल ही अपने घर से निकल पड़ा। उसको निकलते हुए देख महेश भाई भी फटाफट से नीचे पहुंचे और बिना आवाज के, बिना किसी लाइट के वो उसके पीछे-पीछे चल दिए। अपने घर से करीबन 1.5-2 किलोमीटर दूर जाकर जितेश एक सुनसान जमीन तक पहुंचा। महेश भाई उसके पीछे-पीछे एक पेड़ के पीछे छुप गए और सब कुछ देखने लगे। उन्होंने देखा कि जितेश ने अपने बैग से एक काला जिंदा मुर्गा निकाला, फिर एक छोटी-सी पूजा की, कुछ मंत्र बोले और उस मुर्गे की गर्दन छुरी से एक झटके में काट दी। उसके बाद उस मुर्गे के खून से उन्होंने कुछ एक आकृति बनाई और उसके ऊपर कुछ पाउडर सा उसने फूंक दिया। ये सब कुछ उसने चंद मिनटों में कर दिया और फिर वो वापस घर चला आया। उसे देखते ही महेश के दिमाग में सीधा आया, ये तो कोई तांत्रिक क्रिया है और इसने अगर मुर्गे की बलि दी है तो कोई छोटी-मोटी बात नहीं। महेश को ये समझ में आ गया था कि उसका जो शक था वो बिल्कुल सही निकला। अगले दिन कॉलोनी के बाकी व्यापारियों के साथ जब महेश बैठा हुआ था, तो उसने उन सबको ये बात बताई। वो बोला कि मैं जो कहने जा रहा हूं वो सुन के तुम लोग या तो हंसोगे या डर जाओगे, लेकिन मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा हूं। महेश भाई ने सारी बात उन लोगों को बताई। उनमें से कुछ लोग वाकई में डरे, कुछ लोग हंसे, लेकिन कोई भी उनकी बात का विश्वास नहीं कर पाया। उन्होंने बोला कि महेश भाई, मुर्गा काटने से धंधे में बरकत नहीं होती। आपका दिमाग खराब हो गया है। हम समझ सकते हैं कि जितेश का बिजनेस यानी धंधा बढ़ने से आपको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे इस तरह से बदनाम करना शुरू कर दो। उन लोगों की बातों को सुनकर महेश भाई को समझ में आ गया था कि इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं मानी, क्योंकि उनके लिए ये पर्सनल था। उन्हें ये तो समझ में आ गया था कि जितेश का जो धंधा एकदम से बड़ा है, उसके पीछे कोई सुपर नेचुरल कारण है, लेकिन उसका पता कैसे लगाया जाए। और इसी का पता लगाने के लिए महेश भाई ने एक चतुर योजना बनाई। उनकी 16 साल की बेटी नेहा, जो स्मार्ट और समझदार लड़की थी, उसने कहा, बेटा, तू जितेश की बेटी श्रुति से दोस्ती कर ले। उसके घर जा, पता कर कि उनके घर में क्या छुपा हुआ है। अपने पिताजी की बात सुनकर नेहा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, पर पापा, ये सब ठीक नहीं है किसी की जासूसी करना। तो महेश भाई ने बोला, ये जरूरी है बेटा। हम सबका धंधा बर्बाद हो गया है और सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। इसके बाद महेश भाई ने नेहा को सारी बातें बताई कि रात को उन्होंने क्या देखा। अपने पापा की बात सुनकर, उनकी मजबूरी समझकर नेहा उनका साथ देने के लिए तैयार हो गई। और यहां से कहानी घुसती है जितेश भाई के घर के अंदर। महेश भाई ने नेहा को तैयार किया और उसे समझाया, ध्यान से रहना, कुछ भी दिखे या हो, किसी को कुछ नहीं कहना, सिर्फ देखना और मुझे आकर बताना। नेहा, जो अब तक स्कूल और मोबाइल की दुनिया में बिजी थी, अब एक डेंजरस खेल का हिस्सा बन चुकी थी। नेहा ने जितेश की बेटी श्रुति से स्कूल में ही कनेक्शन बनाना शुरू किया। एक्चुअली दोनों एक ही स्कूल में पढ़ रही थी और इनकी क्लासेस भी एक ही थी। श्रुति क्योंकि उस स्कूल में नई नई गई थी, उसके पास दोस्तों की वैसे ही कमी थी। और नेहा जब उसके आसपास रहने लगी, उससे बातचीत करने लगी, तो कुछ ही दिनों में श्रुति और नेहा की दोस्ती गहरी हो गई। और करीब 1 हफ्ते बाद नेहा श्रुति के घर गई। श्रुति का घर बाहर से तो नॉर्मल ही था, लेकिन अंदर से वो बहुत अच्छा था। श्रुति ने नेहा को अपने पूरे घर का टूर करवाया। घर घूमते वक्त नेहा को एक अजीब चीज लगी, और वो था इनके घर में बना हुआ एक बड़ा सा पूजा घर। ये पूजा घर उनके लिविंग रूम के कोने में बना हुआ था, लेकिन उस पे एक बहुत मोटी सी सफेद चादर डाली हुई थी। उन्होंने उस पूजा घर को ऐसे कवर किया हुआ था
कि अंदर से बाहर और बाहर से अंदर कुछ भी ना दिखाई दे। ये नेहा को बड़ा अजीब लगा। उसने श्रुति से पूछा कि श्रुति, ये क्या है? श्रुति ने तुरंत नेहा को जवाब दिया, ये हमारा पूजा घर था। मम्मी कहती हैं कि हमारे घर में हमारे किसी पितृ की वजह से पूजा पर रोक लग गई है, इसलिए अब हमने उस पूजा घर को इस तरह से ढक कर रख दिया है और अब हम वहां पर पूजा पाठ नहीं करते हैं। श्रुति की ये बात सुनकर नेहा को कुछ अजीब सा लगा और उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। उसने वापस आकर ये बात महेश भाई को भी बताई। महेश भाई भी ये सुनकर शॉक्ड थे। उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, अभी तू वहां और जा और पता करके क्या क्या तुझे वहां पर अजीब दिखाई देता है। थोड़ा और वक्त गुजरा। नेहा बार बार श्रुति के घर आने जाने लगी और वो उससे और उसकी फैमिली से बहुत घुल मिल गई थी, क्योंकि ना श्रुति ना ही उसकी फैमिली को अंदाजा था कि नेहा उनकी जासूसी कर रही है। एक दिन श्रुति जब किसी काम में बिजी थी तो नेहा चुपके से पूजा घर के पास गई। उसने चुपके से थोड़ी सी चादर हटाने की कोशिश की और जैसे उसने चादर को छुआ, अचानक उसके कान के पास किसी ने फूंक मारी। उसने पलट के देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हाथ वापस खींच लिए, लेकिन उसने फील किया कि कुछ तो था वहां। एक ठंडी हवा, एक घूरती नजर। उस रात जब नेहा घर आई, उसने महेश भाई को यह बात बताई कि पापा, कुछ तो है वहां। मैं उस मंदिर की चादर हटाई रही थी तो किसी ने जैसे मेरे कान के पास कुछ बोला हो। महेश भाई ने उसे सावधान रहने को बोला। 2 दिन बाद नेहा फिर से श्रुति के घर गई। श्रुति ने बोला कि आज मम्मी घर पर नहीं है, तो पापा का फोन आया था, उन्होंने बोला था कि खाने के लिए कुछ बना लेना। तो एक काम करते, चल अपन दोनों मिलकर पराठे बनाते हैं। तो ये दोनों दोस्त किचन में पहुंच गई और पराठे बनाने की तैयारी करने लगी। अच्छा, इनके किचन से इनका लिविंग रूम सीधा नजर आता था और लिविंग रूम के जस्ट एक कोने में एक लोहे का दरवाजा था जो शायद इनके बेसमेंट की तरफ जाता था। ये दोनों किचन में काम ही कर रही थी कि तभी घर का दरवाजा जोर से खुला और जितेश भाई तेजी से अंदर घुसे। उनके माथे पे पसीना, आंखों में घबराहट और हाथों में एक काला कपड़े का पाउच था। जैसे दरवाजा खुला, नेहा ने लिविंग रूम की तरफ देखा और उसने सिर्फ उन्हें एक ही झलक में देखा और वो सीधा बेसमेंट के दरवाजे की तरफ बढ़े। उन्हें लॉक खोला, अंदर उतर गए। नेहा ने तो उन्हें देखा, पर जितेश भाई ने नेहा को नहीं देखा। करीब 20 मिनट बाद जितेश भाई वापस ऊपर आए। इस टाइम पर उनका चेहरा पहले से ज्यादा हल्का लग रहा था। जैसे होता ना कि किसी के चेहरे से कोई टेंशन उतर गई हो। निकलते हुए भी उन्होंने एक बार भी किचन की तरफ नहीं देखा और सीधा अपने रूम की तरफ चले गए। ये सब देखकर नेहा को थोड़ा अजीब सा लगा। श्रुति ने भी नेहा को पूरा घर घुमाया था, लेकिन कभी उस बेसमेंट को नहीं घुमाया। तो नेहा ने श्रुति से पूछा कि यार श्रुति, तुम्हारे घर में बेसमेंट भी है क्या? तो श्रुति ने कैजुअली जवाब दिया, हाँ है, पर हम लोग वहां पर कभी नहीं जाते। वो पापा का पर्सनल स्पेस है, सिर्फ वो ही वहां पर जाते हैं। बाकी उसने हमें से किसी को भी उस जगह पर जाने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वहां पर बिजनेस की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रखी है और उसमें से किसी भी चीज को डिस्टर्ब नहीं करना है। श्रुति की ये बात सुनकर नेहा चुप हो गई, लेकिन उसके अंदर कुछ जाग चुका था। उसके दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी, पहले ये पूजा घर और अब ये बेसमेंट जहां पर किसी का भी जाना मना है। कुछ तो है यहाँ जो छुपाया जा रहा है। और इस सच को जानने के लिए अब नेहा ऑब्सेसिव हो चुकी थी, अपने पिताजी से भी ज्यादा। और इसके लिए नेहा ने प्लान किया श्रुति के घर स्लीप ओवर। करीब 2 दिन के बाद नेहा ने श्रुति के साथ मिलकर उसी के घर पर मूवी देखने का प्लान बनाया। डिनर के बाद दोनों ने मूवी देखी, लेकिन नेहा का दिमाग सिर्फ एक ही जगह पर टिका हुआ था और वो था बेसमेंट और उसका लॉक। नेहा ने अपनी तैयारी पहले से ही कर ली थी। उसने पिछले 2 दिनों के अंदर बिल्कुल श्रुति के घर के बेसमेंट पे लगने वाले लॉक जैसा एक डमी लॉक मंगवा लिया था और उस लॉक को खोलने की ट्रिक वो सीख रही थी। यूट्यूब वीडियोस से, गूगल करके एक
स्टील के वायर के थ्रू लॉक को कैसे खोलना है, ये प्रैक्टिस नेहा ने बहुत अच्छे से कर ली थी। और इसी प्रैक्टिस के बाद उसने सब कुछ प्लान किया था। उसी रात करीबन सवा 2 या ढाई बजे के आसपास, जब घर में सब सो गए थे, नेहा ने साइलेंटली अपना फोन उठाया, फ्लैश लाइट को मिनिमम डिम पर सेट किया और सीधी पहुंच गई बेसमेंट के दरवाजे के सामने। पूरे घर में अंधेरा था और जो चांद की रोशनी है वो थोड़ी बहुत घर की खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थी। बेसमेंट के दरवाजे के पास पहुंचकर अपने अपनी जेब से उसने स्टील का वो वायर निकाला और कुछ ही सेकंड्स में उसने उस ताले को खोल दिया। जैसे ही उसने बेसमेंट का दरवाजा खोला, एकदम से उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। गेट हल्का सा खोलकर वो एक एक स्टेप से नीचे उतरती गई। बेसमेंट में कंप्लीट अंधेरा नहीं था। वहां पर एक छोटा बल्ब था जो कि कांच के एक कवर में था और उस बल्ब की रोशनी लाल थी। अंदर उतरकर उसने देखा कि सामने दीवार पर एक वुडन शेल्फ बनी हुई है जिसमें कुछ विभूति, सिंदूर, सुपारी, काली मिर्च और कुछ नींबू थे। सब के सब सूखे हुए। और उसी शेल्फ के जस्ट ऊपर दीवार के अंदर एक दरवाजे जैसी एक छोटी अलमारी बनी हुई थी और उस पर एक बहुत मोटा सा ताला लगा हुआ था, जिसे देखकर ही लग रहा था कि इसके अंदर कोई बहुत कीमती चीज छुपी हुई हो। नेहा उस ताले के पास पहुंचती है और उस ताले को देख ही रही थी कि तभी उसे ऐसा एहसास हुआ कि कोई उसके आसपास है। उसने घूम कर देखा, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं था। लेकिन वो जो होती है ना वो फीलिंग जिससे पता लगता है कि हाँ, आप सेंस कर सकते हो कोई है। इसके बाद नेहा वहां नहीं रुकी। वो फटाफट से ऊपर चढ़ी, बेसमेंट का दरवाजा बंद कर दिया, वो लॉक उसने वापस लगाया और सीधा श्रुति के रूम में चली गई। श्रुति अब भी गहरी नींद में सो रही थी। नेहा को ऐसा सच बेसमेंट में कुछ दिखा तो नहीं, लेकिन वो रखी हुई चीजें और वो अलमारी जिस पे मोटा ताला लगा था, उसमें क्या है ये उसे समझ में नहीं आया। अगले दिन वो अपने घर जाती है और महेश भाई को सारी बात बता देती है। उसकी बात सुनकर महेश भाई कहते हैं, बेटा अब बस, अब तुझे आगे और कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं जानना है और अब उनके घर में भी नहीं जाना है। अब आगे जो करना है मैं देख लूंगा। उससे ये सारी बातें बोलकर महेश भाई, जो कि जिस दिन उन्होंने उसको बलि चढ़ाते हुए देखा था, तभी से वो एक किसी सिद्ध तांत्रिक को ढूंढ रहे थे और बल्कि उन्होंने ढूंढ भी लिया था। और वो जाते हैं उसके पास और उसे वो इस सारी बातें बताते हैं जो नेहा ने उनको बताई थी। उनकी सारी बातें सुनकर वो तांत्रिक महेश भाई से कहता है कि जो कुछ तुमने बताया है उसके हिसाब से जितेश ने एक सौदा किया हुआ है और वो सौदा उसने किया है बयानगी से। उनकी बात सुनकर महेश भाई थोड़े से कंफ्यूजन में आए और बोले, बयानगी? मैंने बयानगी के बारे में सुना तो है, लेकिन उससे किस तरह का सौदा हो सकता है? तो उस तांत्रिक ने बताया कि बयानगी एक ऐसी आत्मा है जो नॉर्मल इंसान को बहुत जल्दी अमीर बना सकती है। और ऐसे कई तांत्रिक हैं जो बयानगी का सौदा करते हैं। वो बस हर महीने कुछ पैसे लेते हैं और बयानगी को सिद्ध करवा देते हैं। एक बार किसी का बयानगी के साथ सौदा हो गया तो जो उसका मालिक है, उसके आसपास के घर और उनके आसपास के लोगों का व्यापार धीरे धीरे खराब होने लगता है। जैसे जैसे बयानगी के मालिक की दौलत बढ़ती जाती है, वैसे वैसे बयानगी और बड़े और ज्यादा खूनी बलिदान मांगने लगती है। पहले मुर्गा, फिर बकरा, फिर भैंस। बयानगी का सौदा एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है और उतने टाइम के लिए वो उसके मालिक के पास रहती है और चली जाती है। बयानगी के साथ रहने से उसके मालिक के मन में अगर कभी थोड़ी सी भी हिचकिचाहट या फिर दोष भाव आता है तो वो भी पैसे और सोने चांदी की चमक में कहीं ना कहीं दब जाता है। अक्सर होता यह है कि अचानक मिल रही कामयाबी, धन दौलत उस मालिक के लिए नशा बन जाती है। जो उनका सौदा हुआ था उस सौदे के हिसाब से जो बयानगी का मालिक होता है वो उसे छोड़ने से मना कर देता है। और जब बयानगी को उस फिक्स टाइम पीरियड से
ज्यादा दिनों तक अपने पास रखा जाता है तो बयानगी अपनी बलि बढ़ाती जाती है और फिर इसके बाद वो इंसान की बलि मांगती है। पहली बार तो वो किसी अनजान आदमी की जान से ही खुश हो जाती है, लेकिन थोड़े टाइम बाद ही वो घर के किसी मेंबर की जान मांगने लगती है। एक और बात है, अगर बयानगी का मालिक उसकी डिमांड्स को पूरा करने से मना कर देता है तो वो अपनी मेंटल स्टेबिलिटी खो देता है और कहानी का अंजाम अक्सर उसकी खुद की मौत होता है। जो भी बयानगी को साधता है वो इस आत्मा को नींबू, सुपारी और काली मिर्च से जुड़ी एक तांत्रिक क्रिया के जरिए बांधता है। ये क्रिया अमावस्या की रात को की जाती है। बयानगी को या तो एक नारियल के अंदर या फिर सफेद कपड़े की एक गुड़िया में बंद किया जाता है और उसे उसके मालिक के घर के अंदर छुपाना जरूरी होता है। सिर्फ उसके मालिक को ही पता होता है कि बयानगी कहाँ छुपी हुई है और किसी भी हाल में किसी और को उसकी झलक तक नहीं दिखनी चाहिए। अगर कोई दूसरा इंसान बयानगी की छुपी हुई जगह ढूंढ ले तो बयानगी घर छोड़कर चली जाती है, लेकिन जाने से पहले वो उस घर के अंदर जबरदस्त तांडव करती है और उस मालिक की जान तक ले सकती है। तुम्हारी बेटी ने जो वो अलमारी पे मोटा ताला देखा, हो ना हो उसी के अंदर जितेश ने उस बयानगी को छिपाया हुआ है। ये सब सुनकर महेश भाई के होश उड़ जाते हैं। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि कोई ऐसा भी कर सकता है और ये सब वो पहली बार सुन रहे थे। अब उन्हें समझ में आ गया था कि कैसे जितेश ने इतनी जल्दी तरक्की कर ली और कैसे उनका खुद का धंधा चौपट हो गया। उन्होंने उस तांत्रिक से पूछा, उस जितेश ने मेरा पूरा धंधा खराब कर दिया है, अब इस भूत को वहां से भगाने का तरीका क्या है ये आप मुझे बताओ। तो उस तांत्रिक ने कहा, देखो तरीका तो ये है कि जहां उसने उसे छुपा रखा है उस जगह जाओ और जैसे ही तुम उसे बाहर निकालोगे वो अपने आप वहां से भाग जाएगी। लेकिन इस काम में तुम्हारी और जितेश दोनों की जान को खतरा है। अच्छा तो यही है कि जितेश को समझाया जाए और वो खुद ही उसे जाने दे। उसने जितने टाइम के लिए उसे साधा हो उस टाइम तक वो उसे रख सकता है और उसके बाद उसे जाना होगा। तो मेरे हिसाब से आपको जितेश के साथ बैठकर एक बार बातचीत करनी चाहिए। अगर वो सीधे तरीके से मान जाए तो इसमें आप सभी लोगों का भला है, वरना दूसरा तरीका तो अपनाया ही जा सकता है। महेश भाई को उस तांत्रिक की बात समझ में आ गई और वो वहां से निकलकर सीधा जितेश के पास पहुंचे और उससे बातचीत की। उसे समझाया कि उन्हें सब पता लग गया है कि कैसे जितेश का धंधा सेट हुआ है और कैसे बाकी लोगों का चौपट हुआ है। उन्होंने ये भी बोला कि अब तुम खुद से ही बयानगी को आजाद कर दो, वरना एक दिन ये तुम्हारे ही परिवार को खा जाएगी। और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो बाकी लोगों को जितेश की सच्चाई बता देगा। जब महेश भाई ने जितेश से सारी बातें की तो जितेश को ये बात समझ में आ गई कि अब महेश भाई को सब कुछ पता लग चुका है और ऐसे या वैसे उसे बयानगी को वैसे भी छोड़ना ही होगा। उसने महेश भाई से कहा कि अभी हमारा जो सौदा हुआ था उसके 6 महीने और बाकी है और अगले 6 महीनों तक मैं उसे आजाद नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, आप लोगों के धंधे कम होने का या चौपट होने का कारण मैं नहीं हूँ और अगर मेरी वजह से ऐसा हुआ है तो जितना हो सकता है मैं आप सब लोगों की मदद करूंगा। जितेश भाई ने बैठकर महेश भाई से सारी बातचीत की, उन्हें समझाया और फिर अगले 6 महीने तक महेश भाई ने जितेश भाई से कुछ भी नहीं कहा। 6 महीने का समय खत्म होने के बाद जितेश भाई ने खुद महेश भाई को आकर बताया कि अब मैंने उसे हमारे सौदे के हिसाब से रिलीज कर दिया है और मेरी वजह से आप लोग को जो भी परेशानी हुई हो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मेरा ये कभी भी उद्देश्य नहीं था कि मैं अपना फायदा करने के लिए किसी और का नुकसान करूं। एक तांत्रिक मुझे मिला था जिसने मुझे ये सब करने को कहा क्योंकि मैं बहुत परेशान था, खाने के भी लाले पड़ गए थे। लेकिन मैंने कभी किसी का गलत नहीं सोचा था और ना ही सोचूंगा। इस तरह से ये राज सिर्फ महेश भाई और जितेश भाई के बीच में ही रहा। उसके बाद भी जितेश भाई का धंधा अपने पेस से चलता रहा क्योंकि उनके मन में किसी तरह कोई लालच नहीं था। उन्होंने जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को पालने के लिए अपने परिवार को पालने के लिए किया और अपने धंधे को बचाने के लिए किया। और उस बयानगी के साथ जो सौदा हुआ था फिक्स टाइम पीरियड के बाद उन्होंने उसको रिलीज भी कर दिया और इसीलिए शायद
उनके पास जो भी धन दौलत आई थी वो खत्म नहीं हुई। धीरे धीरे महेश भाई और बाकी लोगों का व्यापार भी अपनी पटरी पर आ गया और ये सभी लोग हंसी खुशी रहने लगे। इसी के साथ साथ महेश भाई और जितेश भाई अच्छे दोस्त भी बन गए। तो ना सिर्फ उनकी बेटियां, अब जितेश भाई और महेश भाई भी अच्छे दोस्त थे और आगे चलकर दोनों ने मिलकर एक नया बिजनेस भी शुरू किया। तो ये थी कहानी जितेश भाई की, जिन्होंने एक सुपरनैचुरल पावर को यूज करके अपने डूबते हुए बिजनेस को बचाया। उनके मन में शायद लालच नहीं था, मजबूरी थी, जिस वजह से वो इस चक्र में पड़े और सही टाइम रहते महेश भाई की वजह से वो इस चक्र से बाहर भी निकल गए। वरना हो सकता है धीरे धीरे समय के साथ साथ उनके मन में लालच आ जाता और शायद फिर उनका भी वही हश्र होता जो ऐसा करने वाले बाकी लोगों का होता है। वैसे अगर आप महाराष्ट्र के कोकण एरिया से है तो आपने बयानगी भूत के बारे में जरूर सुना होगा। क्या आप बयानगी के बारे में जानते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।